हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और हिंदी की प्लेलिस्ट जैसे कि आपको पता होगा कि शुरू हो चुकी है। तो आज हिंदी प्लेलिस्ट का ये 5वां वीडियो है क्रिया से संबंधित। क्रिया और उसके भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने कितना वर्गीकरण किया गया है उसका, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया। कि हम लोग पिछले वीडियो में शब्द पढ़ चुके हैं, शब्द और उसके भेद। जब हम लोग शब्द पढ़ रहे थे उसमें विकारी और अविकारी के अंतर्गत जब विकारी शब्द पढ़े थे हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसके पहले संज्ञा और सर्वनाम, ये दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं हम लोगों के। और ये तीसरा विकारी शब्द है जो क्रिया। आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे और अगला टॉपिक इसका आएगा विशेषण। इससे कि हमारे सारे विकारी शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया। पहले हम लोग जानेंगे क्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना समझा जा सके या व्यक्त हो सके उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि घूमना, जाना, खाना, पढ़ना, हंसना, रोना, उड़ना, ये सभी क्रियाओं के रूप हैं। कुछ इसमें से सकर्मक क्रियाएं होती हैं और कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे धातु। धातु क्या होती है? क्रिया का ही एक मूल रूप है, या यूं कह लें कि क्रिया का जन्म ही धातु से होता है। धातु में अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया हो जाती है। और अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से क्रियाएं बदलती भी हैं। एक वचन से क्रिया बहुवचन भी हो जाती है प्रत्यय के आधार पर। जैसे कि देखेंगे इस चार्ट में धातु रूप दिया है क्रिया का उठ। उठ में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हो तो हो जाता है उठना। आ प्रत्यय जोड़ने से हो जाएगा उठा। इसी प्रकार से अगर ए प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा उठे। और उठे क्रिया का एक बहुवचन रूप है। ओ प्रत्यय जोड़ने से हो जाएगा उठो। इसी प्रकार से दौड़ में अगर यही सारे प्रत्यय जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा दौड़ना, दौड़ा, दौड़े और दौड़ो। नाच में आ प्रत्यय जोड़ने से नाचना हो जाएगा। ए प्रत्यय जोड़ने से नाचे हो जाएगा। अगर ओ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाएगा नाचो। तो इस तरह से जब हम लोग धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का निर्माण होता है। आगे आपका काम, अगर इसमें आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमाना। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से ही क्रिया का निर्माण होता है। एक बार फिर से देखेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया है ये धातु का ध- क्रिया जो है ये धातु का ही मूल रूप है। जैसे कि हम कह दें कि क्रिया का जन्म कहाँ से होता है, तो धातु से क्रिया का ही जन्म हुआ है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहले कर्म के आधार पर देखेंगे, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो पार्ट बनते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें दो दो कर्म पाए जाते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है क्रिया को। तो 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक और संयुक्त क्रिया। तो बारी बारी से एक एक को डेफिनेशन सहित और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो पहला है आपका अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। पहला अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ना हो। जैसे किसी वाक्य में अगर कर्म नहीं है, क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, सोना, उड़ना इत्यादि। जैसे कि हंसना, क्या हंस रहा है? हंसना तो कई प्रकार का नहीं होता ना, हंसना तो एक ही प्रकार का होता है। हंसने को हम वर्गीकृत नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से रोना, रोने को भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। रोना एक ही प्रकार का होता है। दौड़ना, चलना, सोना, उड़ना इत्यादि सब अकर्मक क्रियाओं के रूप हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा है, लड़की हंस रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये जो तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये 2 से 3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। घोड़ा दौड़ रहा है, हम कहें क्या दौड़ रहा है, तो इसमें आपको
अब ये नहीं आप लोगों को कह देना है कि घोड़ा दौड़ रहा है, नहीं, दौड़ने के रूप को वर्गीकृत करना है। क्या आप लोग जैसे कह दिया जाए दौड़ रहा है, तो क्या दौड़ने के रूप को आप वर्गीकृत कर सकते हैं कि कैसे दौड़ रहा है? नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये नहीं कहना कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्या आकाश में उड़ रही चिड़िया? नहीं, हमको उड़ने को वर्गीकृत करना है। क्या उड़ने को वर्गीकृत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उड़ना सिर्फ एक प्रकार का ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगला है आपका सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि गाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। जैसे कि गाना कह दिया जाए, क्या गा रहा है, पता होना चाहिए ना, क्या गा रहा है, भजन गा रहा है, कीर्तन गा रहा है, क्या गा रहा है। इसी तरीके से खाना, क्या खा रहा है, खाने में बहुत चीज़ें होती हैं, क्या खा रहा है। पीना भी, लिखना, क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, स्टोरी कोई लिख रहा है, कविता लिख रहा है, क्या लिख रहा है। पढ़ना, पढ़ने को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम लोगों को अपने इसको रटना नहीं है, अपने डेली यूज में एग्जाम्पल में उतारना है कि कह दिया जाए कि गाना, गाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हम लोगों को इसमें क्या लगाना है, क्या गा रहा है। गाना गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कीर्तन गा रहा है, क्या गा रहा है। इस तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। और ये दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में एक कर्म आए तो उसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने रोटी खाई, तो यहाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्म क्या है, रोटी। आपका एक कर्म आ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है यानी कि यहाँ पर एक कर्म आ रहा है। इसी तरीके से ये एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी इसी को अगर हम डिवाइड करें द्विकर्मक क्रिया में, इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे कि हरि ने मनोहर को रोटी खिलाई। अब देखिए रोटी तो एक कर्म था ही, अब मनोहर एक दूसरा कर्म आ गया। मनोहर और रोटी, यहाँ पर दो कर्म हो गए। अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया, पाठ एक कर्म में आता है, और ये छात्र जो शब्द आया है ये दूसरा कर्म हो गया आपका। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण आपको ही मिलते हैं। क्या और किसको का जवाब मिले तो समझ जाएं आप कि ये सकर्मक क्रिया है आपकी। ये आपको पहचानने का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है अच्छा सा। क्या और किसको, किसी वाक्य में आप क्या और किसको अगर लगाते हैं, अगर दोनों का जवाब आपको मिल रहा है तो आपकी सकर्मक क्रिया है। याद रखेंगे। हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे सकर्मक और अकर्मक में अंतर। पहले हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है अच्छे से, अब हम लोग यहाँ चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि पढ़, पढ़ एक मूल धातु है, इसमें अगर प्रत्यय लगाएंगे हो जाएगा पढ़ना। तो अगर पूछा जाए पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया है। कैसे? जैसे हमने कहा क्या पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि कोई पाठ पढ़ रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, या कुछ और पढ़ रहा है। क्योंकि इसको पढ़ना को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। गाना, इसको भी वर्गीकृत किया जा सकता है। खाना, इसको भी हम कह सकते हैं हाँ कुछ अलग अलग चीज़ें खा रहा है। लेकिन जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, हंसना, उड़ना, दौड़ना, रोना इत्यादि, ये सब जितनी क्रियाएं हैं ये आपकी अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आती है। ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे क्या और किसको। अगर किसी क्रिया में क्या और किसको लगाकर हमको दोनों का जवाब मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वो आपकी अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आएगी। याद रखेंगे आप लोग। अब आपका शुरू होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया आपकी 5 प्रकार की है। नंबर 1, प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल है। जैसा कि इसमें लिखा है, प्रेरणार्थक क्रिया जिस मतलब किसी कार्य को करने के लिए किसी को प्रेरणा देना, किसी और पे और को पुश करना कि आप ये काम कीजिए। जहाँ पर कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और को पुश करता है कार्य करने के लिए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, मालिक नौकर से बर्तन साफ करवाता है। मालिक यहाँ स्वयं नहीं कर रहा है, नौकर से करवा रहा है। तो जहाँ पर किसी और से कार्य करवाया जाए, स्वयं ना किया जाए, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, पुजारी ने हवन करवाया। तो ये सब सारे आपके प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। जहाँ पर स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाया जाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि
नाम से ही जाहिर हो रहा है पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ पर कर्ता एक क्रिया पूर्ण करके तुरंत ही दूसरी क्रिया करने लगता है, अर्थात वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह पढ़कर सो गया, पहले उसने पढ़ाई की उसके बाद में सोया, मतलब एक क्रिया पहले खत्म हुई तुरंत दूसरी क्रिया उसकी शुरू हो गई, उसने पढ़ाई की और सो गया। तो यहाँ पर दो क्रियाएं मिलेंगी आपको, वह पढ़कर सो गया। मोहन ने नहाकर पूजा की, तुरंत उसने मतलब नहाया उसके बाद पूजा की, एक क्रिया पहले हुई जस्ट उसके बाद दूसरी शुरू हो गई। इसी तरीके से अमन चमन को मारकर भाग गया, पहले अमन ने चमन को मारा उसके बाद भाग गया। तो इस तरीके से एक कार्य हुआ और दूसरा तुरंत शुरू हो गया, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी शुरू हो जाना, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को हम लोग नाम धातु कहेंगे और नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। याद रखेंगे हम लोग, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, विशेषण है और कुछ सर्वनाम, अगर मुख्यतः देखा जाए तो नाम धातु संज्ञा और विशेषण से ही बनती है, लेकिन कुछ सर्वनाम भी है जो नाम धातु क्रिया बनाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, संज्ञा शब्द हैं लात, हाथ, शर्म, जैसे लात से हो जाएगा लतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना। इसी प्रकार से कुछ विशेषण शब्द देख लेंगे हम लोग, जैसे कि गर्म एक विशेषण है, विशेषता बताता है किसी चीज़ की, जैसे चाय गर्म है तो गर्म से हो जाएगा गरमाना, ठंडा से ठंडाना, सठिया से सठियाना। ये आपके विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। आगे देखेंगे सर्वनाम, जैसे कि एक शब्द है अपना, ये आपका सर्वनाम शब्द है, अपना से बन रहा है अपनाना। तो मुख्यतः अगर देखा जाए नाम धातु क्रिया संज्ञा और विशेषण से बनती है, परंतु कहीं पर सर्वनाम से भी बनती है। इसका देखेंगे आगे हम लोग, वाक्य में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। दबंगों ने जमीन हथिया ली, यहाँ पर हथिया शब्द आ रहा है तो इससे पहचान होगी कि नाम धातु क्रिया है। दबंगों ने जमीन हथिया ली, हमें लाचार लोगों को अपनाना चाहिए। अपनाना शब्द जैसे ही आ रहा है समझ जाएंगे कि सर्वनाम से ये नाम धातु क्रिया बनाई गई है, हमें लाचार लोगों को अपनाना चाहिए। एक क्रिया और भी होती है अनुकरणात्मक क्रिया, क्योंकि नाम धातु और अनुकरणात्मक क्रिया में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है, आप लोग समझेंगे अच्छे से। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है कि उसका दोहराव होता है क्रिया का, जैसे कि फड़फड़ाना, इसमें किसी भी प्रकार कंफ्यूजन नहीं रखना है। लतियाना, फड़फड़ाना, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। लात से बना है लतियाना और यहाँ पर फड़फड़ाना, इसका फड़फड़ाना में आपस में ही दोहराव हो रहा है, जैसे मिमियाना, हिनहिनाना। ये अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और पिछली परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन कई बने भी हैं। आगे देखते हैं सहायक क्रिया। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देके समझेंगे हम लोग। राम जा रहा है, अब अगर हम कह दें राम जा, तो ये कोई हमारा वाक्य नहीं बन रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है। जहाँ पर कोई सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की हेल्प करती नजर आती है, सहायता करती नजर आती है, या वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम जा, लास्ट में हमने जोड़ दिया रहा है, तो जो ये रहा है ये सहायक क्रिया के तौर पे इस्तेमाल किया गया, राम जा रहा है। इसी तरह से राम लिख चुका है, वह पढ़ रहा होगा। पढ़ना मुख्य क्रिया है हमारी, लिखना मुख्य क्रिया है, लेकिन जो लास्ट में इसके साथ सहायता के लिए जोड़ी जाती है, जैसे चुका है, ये आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। रहा होगा सहायक क्रिया है आपकी। बहुत अच्छे समझेंगे इस चीज़ को, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया में भी कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से दोनों को अंतर समझेंगे। संयुक्त क्रिया के बारे में देखेंगे, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करें। ध्यान समझेंगे, जिन वाक्यों में, डेफिनेशन देखेंगे इसकी, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करें, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है।
जैसे कि बच्चा दुकान से लौट आया, लौटना एक क्रिया है, आया ये भी एक क्रिया है। तो दो क्रियाएं एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं। लौट आया, सीता रोने लगी, लगना और रोना दोनों क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया आपकी रोना हो गई, एक सहायक क्रिया हो गई आपकी यहाँ पर लगना। जब दोनों क्रियाएं एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। बच्चा गिरा पड़ा है, गिरा पड़ा है, समझेंगे कि गिरना आपकी सहायक मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया है पड़ा है। एक ही कार्य को दोनों क्रियाएं पूर्ण कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, तो बच्चा गिरा पड़ा है, ये आपकी संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर 15 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं और ये क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, यूपीएसआई में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं क्रिया से रिलेटेड। आगे जब आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से कम 50-50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अच्छे जो आए हुए हैं वो सारे कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या करना है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है हम लोगों को। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। वीडियो 2018 परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट किया है, बता पाएंगे हम लोग। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अगर धातु में हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है, जैसे कि उठ, उठ एक धातु रूप है, मूल रूप है क्रिया का, उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है उठना। इसी तरीके से पढ़, ये आपका मूल रूप है, इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा पढ़ना। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। पूछ रहा है इसमें कौन सी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो बताएंगे आप लोग पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, इमला पढ़ रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो पढ़ना आप लोगों को बताया गया है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। जैसा कि थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था कि जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाए या उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखा है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम स्वयं पत्र नहीं लिखता है, लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पूछा जाए आपसे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जहाँ पर एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, बताएंगे आप लोग। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। अब हम लोगों ने जब क्रियाएं पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट जो क्रियाएं थी शुरुआत में, तो लिखना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है आप लोगों को याद होगा। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, पत्र में क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, पिताजी को लिख रहा है। तो कौन सी क्रिया हुई आपकी है, क्या और किसको दोनों को अगर बोलने पर हम लोगों को जवाब मिल रहा है तो सीधी सी बात है ये सकर्मक क्रिया है। तो ए इज द राइट आंसर, सकर्मक, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है ये, जहां पर कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए उस पहली क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। जहां पर एक क्रिया समाप्त होते ही तुरंत दूसरी क्रिया शुरू स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, उसे हम
पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताना है आप लोगों को कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी दो रूप हम लोगों ने देखे, एक कर्मक और द्विकर्मक। और अगर प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो 5 प्रकार की होती है, बताया गया तभी आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? कर्म के आधार पर पूछा गया है तो ऑप्शन इज द डी राइट आंसर, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सीमांत पकौड़े खा रहा है, क्रिया का कौन सा प्रकार है? खाना कौन सा प्रकार है? बताया गया था आप लोगों को। क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है। किसको खा रहा है? पकौड़े को खा रहा है। ठीक है, तो खाना आपकी हो जाएगा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया, क्रिया का प्रकार बताइए। आप लोगों को बताया गया था कि जहां पर एक क्रिया समाप्त होते ही पुनः तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। हम लोग पढ़ चुके हैं। उसने नहा कर भोजन किया, पहले नहाया फिर भोजन किया, तो ये आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए। संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना आप लोगों को। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। बताएंगे आप लोग। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। पढ़ने, पढ़ना एक क्रिया है, और आया करो तो ये जब मिल जाती है, पढ़ने आया करो, ये होगी संयुक्त क्रिया आपकी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बताना है आप लोगों को सकर्मक क्रिया का वाक्य। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है थ्योरी में कि हंसना यह आपकी अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, उड़ना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें एक ही ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, लिखना। ऑप्शन बी कि बालिका निबंध लिख रही है, लिखना आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है। क्या क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। किसको लिख रही है? निबंध को लिख रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण है? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण। कमाना, मिलाना, पकड़वाना, मिमियाना। एक ही शब्द जब आपको लगे कि बार बार बोलो, उसी की बारंबारता हो रही, बोला जा रहा है, जैसे कि मिमियाना, मिमियाना इसका सही उत्तर होगा। ये अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण है। पकड़वाना जैसे कि आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे, पकड़वाना खुद हम नहीं पकड़ रहे हैं, किसी से पकड़वा रहे हैं, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा मिमियाना, अनुकरणात्मक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका, अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? बताना है आप लोगों को। धातु पर, क्रिया पर, कर्ता पर या कर्म पर? तो अकर्मक जो क्रिया होती है उसका जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। अगर उसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया हो जाए, परंतु अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन सी, कर्ता पर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है? देखना है ठीक से, सारे वाक्य हम लोग को देखने हैं कि दो दो कर्म आपको किस में नजर आ रही है। सी सेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी का। मोर नाच रहा है, महेश क्रोधित हो गया,
राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। देखिए, मोर नाच रहा है। क्या नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कर्म मिलेगा आपको। महेश क्रोधित हो गया यानी क्रोध यहाँ पर हो गया, तो ये आपको एक कर्म मिला। राम ने रावण को मारा, रावण आपको यहाँ पर एक कर्म है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, कुत्ता और रोटी यहाँ पर दोनों अलग अलग कर्म है। एक तो आपको कुत्ता हो जाएगा और एक रोटी, तो यहाँ पर आपको दो कर्म मिल रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी दो कर्मक क्रिया। इसका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? शुरुआत में आप लोगों को बताया गया था, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं जो हैं ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, कॉपी पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कहानी पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमको जवाब मिलता है। तो पढ़ना आपकी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, किसी कार्य का करने या बोध कराने का शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या बोध कराने के शब्द क्या कहलाते हैं? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। काल, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो किसी कार्य को अगर करना है या करने का बोध कराने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सभी के सभी बहुत ही अच्छे लेवल के थे, हम लोगों ने पूरे किए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के लिए रखा गया है, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। टेस्ट है आपके लिए, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? ध्यान से देखना है। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? ये यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसका उत्तर देंगे। तो दोस्तों बताएं आपको कैसा लगा ये सेशन। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में उपस्थित होंगे। अगला वीडियो होगा वो होगा विशेषण का। अगले वीडियो हम लोग विशेषण को कवर करेंगे और उसमें भी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी विशेषण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे बने हुए हैं यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एस सी में, उन सबको सम्मिलित करेंगे। और इसी तरीके से जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। जैसे कि थ्योरी सेक्शन सभी का कंप्लीट होगा, उसके बाद हर एक टॉपिक के कम से कम प्रीवियस ईयर 50-50 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको हिंदी में कम से कम 40 में से 35 से 36 क्वेश्चन आसानी से कराए जा सकें। चाहे वो ग्रामर हो या फिर साहित्य हो, आप लोगों को इसी तरीके से पूरा कवर कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक, ये क्रिया। अगले टॉपिक में उपस्थित होंगे जो कि आपका रहेगा विशेषण का। जय हिंद।